हमारा देश प्राचीन देश है। उसकी आदर्श सभ्यता, आदर्श संस्कृति, आदर्श परंपरा और उसकी श्रेष्ठता दुनिया में सबसे सर्वमान्य व्यवस्था का हिस्सा है और वही हमारी सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा का शासन पक्ष का बहुत उज्जवल तस्वीर जिसके नेतृत्व में हम काम करते हैं अध्यक्ष जी, वो जीता जागता तस्वीर है सनातन परंपरा का, राजपक्ष का तस्वीर है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई। हमारे नेतृत्व पर नफरत के इल्जाम लगाए जाते हैं, वो इल्जाम लगाते हैं अध्यक्ष जी, वो आपके अधिकार की बात है। मैं बापू मोहनदास करमचंद गांधी को याद करता हूं, सुभाष चंद्र बोस को याद करता हूं, मोरारजी भाई देसाई को याद करता हूं, दत्तोपंत ठेंगड़ी को याद करता हूं, रामानुजाचार्य को याद करता हूं, संत कबीर को याद करता हूं, रविदास को याद करता हूं। केंद्रीय कक्ष में देखिए अध्यक्ष जी, सब हमारे राजनेताओं की तस्वीर लगी है। अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि वहां कुर्सी पर नरेंद्र भाई बैठे हैं तो इनकी पीड़ा क्या है, मैं इस बात को जानता हूं। मैं 1991 से इस संसद में बड़ा कम उम्र में एमपी हो गया था। वो चाहते हैं कि वहां मैं बैठूं नहीं तो मेरा कोई कारिंदा बैठे, लेकिन उनको जान लेना चाहिए इसी हाउस में, इसी लोकसभा में जब उपचुनाव जीतकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आए थे तो समाजवाद के बाट पढ़ने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कहते थे कि लोकतंत्र की ताकत को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र की वो ताकत है जो केवल राजा के ही कोख से राजा रानी के ही कोख से राजा नहीं पैदा होगा, मेहतरानी के भी कोख से राजा जरूर पैदा होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं अध्यक्ष जी, इस देश में दो तरह के लोग पैदा होते हैं। एक माई के कोख से पैदा होता है, माई के गोद में पलता है, और एक माई के कोख से पैदा होता है, दाई के गोद में पलता है। माई के कोख से पलने वाला, माई के गोद में पलने वाला, वो मां की ममता को जानता है। दुनिया के परिवार से ममता, दुनिया को परिवार की तरह ममता किस तरह किया जाता है वो जानता है। इसीलिए वो चिंता करता है 125 करोड़ आबादी की। जब हमारे देश, सुन लीजिए उसके बाद बहस करिएगा, आप पर भी आता हूं, इतना मैं कमजोर नहीं हूं, बैठिए। जब देश की जनता के बारे में पूछते हैं लोग कि आपके प्रधानमंत्री क्या करते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती इसलिए है कि कहते हैं कि हम किसी के लिए नहीं कुछ करते, 125 करोड़ लोगों के लिए करते हैं। अब मुझे इस बात पर गर्व है कि जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कुछ लोगों ने पूछा था कि आप अल्पसंख्यकों के लिए क्या करते हो गुजरात में, तो नरेंद्र भाई ने कहा था कि मैं केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं करता हूं, गुजरात के करोड़ों लोगों के लिए करता हूं। और यही मेरी बस दुनिया को परिवार मानने की अवधारणा है। मैं किताब में किसान पढ़ते हूं, लोग भी किसान की बात करते हैं तो मैं खुश हो जाता हूं कि चलो किसान की बात तो करते हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है ये जब किसान की बात करते हैं वो लोग जो धान, ज्वार, गेहूं, बाजरा और मक्का का पौधा नहीं पहचानते, वो नहीं जानते हैं कार्तिक के महीने में किस तरह की खेती होती है, वो नहीं जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में किस तरह की खेती होती है। मनरेगा के पैसे से 10 लाख तालाबों का निर्माण रहा है, 4 लाख कंपोस्ट खाद के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। मनरेगा का पैसे का सदुपयोग हुए, मनरेगा के पैसे पर जांच कमीशन नहीं बनेगा। पहले बड़े लोग होते थे वो तालाब खोदवाते थे, आज बड़े लोग होते हैं तो तालाब कर पटवा कर उस पर बड़ी बिल्डिंग तैयार करा देते हैं। अंतर यही है हमारे सोच में उनके सोच में। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान अध्यक्ष जी, आज सबसे कम उपज देने के लिए बाध्य है। हमारे बगल का प्रदेश मध्य प्रदेश, जिस प्रदेश से आप भी आते हैं अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के तुलना में वहां की जमीन बहुत कम उपजाऊ है, लेकिन शासन के पक्ष ने मध्य प्रदेश के किसानों को उनके समस्या के समाधान के लिए इतना योगदान किया है अध्यक्ष जी कि आज मध्य प्रदेश देश का सबसे विकसित किसान का प्रदेश बन गया है। आप आश्चर्य में होंगे, प्रधानमंत्री की एक बुढ़िया ने कहा, सांसद जी प्रधानमंत्री जी को जाकर बता दो कि आज मेरे मन में यह बात है कि मेरे बीच का आदमी
देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा है। ये अंतर है उनके सोच में, हमारे सोच में। वो उसके मन में भरोसा है। आप जाकर देखिए प्रधानमंत्री जी की सभाओं में जो चेहरे कभी चौधरी चरण सिंह के सभा में होते थे, कर्पूरी ठाकुर के सभा में होते थे, अटल जी के सभा में होते थे, चौधरी देवीलाल के सभा में होते थे, आज जो चेहरे प्रधानमंत्री जी के सभा में छाती तान के बैठते हैं, हाथ पर कंधे पर लाठी लेकर बैठते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बीच का प्रधानमंत्री। ये है भरोसा। राजनीतिक क्षेत्र में जो भरोसा का संकट पैदा हुआ है अध्यक्ष जी, इस भरोसे के संकट को समाधान हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। मैं इस बात को कह सकता हूं। बुंदेलखंड में अल्लाह में गीत गाया जाता है। अल्लाह को आप जानते हो, अल्लाह उदल का वो गीत गाया जाता है बुंदेलखंड में। बाप के बैरी से जो बदला ना लेवे, वो बेटवा के जेबे के धिक्कार। बाप का दुश्मनी करने वाला, बाप का बैरी माने बाप से दुश्मनी करने वाला, वो अपने भाषा में कहते हैं, बाप से दुश्मनी करने वाले लोगों से जो बेटा बदला न ले, उसके जीने का धिक्कार है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं अध्यक्ष जी, राजनीति देख रहा हूं। जिसके बाप जिन लोगों के द्वारा लाठी खाए, गोली खाए, जेल में बंद हुए, संघर्ष के आग से निकले, उनके बेटे आज उन लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। फिर राजनीति में भरोसा का संकट कहां बचता, कहां बचता? यहां दलीय लोकतंत्र है अध्यक्ष जी, और दलीय लोकतंत्र में, दलीय राजनीति में राजनीति का संकट पैदा हो जाएगा और भरोसा का संकट पैदा हो जाएगा, तो अध्यक्ष जी मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र पर भी संकट जरूर पैदा हो जाए। हम लोग दूध पीने वाले हैं लोग, इसलिए जान सकते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि दूध का उत्पादन देश में बढ़ा और बढ़ता ही जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने के निर्देशन में जो योजनाएं बनी है, दूध का उत्पादन बढ़ता ही जाएगा। दूध का उत्पादन अध्यक्ष जी इस देश का बढ़ता जाएगा। तो कौशलेन जी याद रखना, बिहार में जो नशाबंदी का कानून बना है ना, देश में अब नशाबंदी का कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूध का उत्पादन बढ़ा दो, नशाबंदी के लिए कानून नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन इस देश की पहली सरकार है और पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हैं जो किसानों की पेंशन की योजना बनाए हैं, यह कह के कि वो किसान भी राष्ट्रीय काम जरूर करता है। दाल भोजन का एक प्रमुख हिस्सा होता है, लेकिन आप जरूर जानते होंगे और जानकर संसद को हैरानी होगी कि पिछली सरकारों ने 36 लाख करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों को ब्राजील में दलहन की खेती करने के लिए दिया था। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 950 रुपए, 850 रुपए कुंटल प्रोत्साहन राशि देकर दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान को प्रेरित किया है। और रबी के फसल में खेती का दलहन का रकबा और तिलहन का रकबा बढ़ा है, क्योंकि दलहन के लिए और तिलहन के लिए भी हमारी सरकार ने प्रोत्साहन राशि किसानों को दिया है। मैं किसान हूं, मैं जानता हूं अध्यक्ष जी। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। 8 नवंबर के पहले 22 अक्टूबर से दलहन की खेती रबी की शुरू हो जाती है और वो 30 अक्टूबर या 2 नवंबर तक समाप्त हो जाती है दलहन और तिलहन की खेती। 45% रबी में दलहन और तिलहन की खेती होती है। यहाँ किसान लोग बैठे हैं, क्यों? हुक्म दे भाई। 45% खेती और दलहन की और तिलहन की होती है। 45% खत्म, खेती हो गई। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ। गेहूं की खेती मौसम के अनुकूलता के कारण से सिंचाई करके नहीं करनी पड़ी जहां गेहूं की खेती होती है। ऐसे केरल की खेती, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की अलग अलग तरह की खेती है। वहां दोनों फसल धान की होती है। हमारे यहाँ एक फसल धान की होती है, गेहूं की होती है, चना की, सरसों की, आलू की, अलग अलग तरह की खेती होती है। 8 नवंबर को घोषणा हुआ, गेहूं की फसल बुआई शुरू हुई। जब मुंह से भाप निकलते हैं, थोड़े ठंडी होने लगती है तो गेहूं की बुआई शुरू होती है। गेहूं की बुआई शुरू हुई, गेहूं की बुआई हो गई। अब सिंचाई हो रहे हैं, सिंचाई हो रहे हैं। सिंचाई सोलर से हो रहे हैं, नहर से हो रहे हैं, बिजली से हो रहे हैं। उसकी प्रतिशत आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। महेश जी ने कुछ बात को उद्धृत किया। आप बताइए अध्यक्ष जी, किसानों को जब नोटबंदी के बाद अगर तकलीफ थे
तो रबी का रकबा खेती का कैसे बढ़ गया, दलहन का रकबा कैसे बढ़ गया, तिलहन का रकबा कैसे बढ़ गया, गेहूं का रकबा कैसे बढ़ गया, आलू का रकबा कैसे बढ़ गया, लहसुन का प्याज का रकबा कैसे बढ़ गया। इसीलिए मैं अध्यक्ष जी कहता हूं कि किसान केवल किताब में मत पढ़ो, खेत खलिहान और मेड़ पर भी जाकर देखो किसानी कैसे होती है, और नहीं तो वीरेंद्र सिंह मस्त से पूछ लो, बता देगा वो। उसके लिए फीस नहीं लेगा, मैं प्रधानमंत्री मंत्री जी से अनुमति ले लूंगा, इनको सिखा दूं किसानी, तो कहेंगे बता दो भाई, तो ये अनुमति दे देंगे। हमने भ्रष्टाचार के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब संग्राम छेड़ा नोटबंदी को, तो हमसे लोगों ने पूछा कि नोटबंदी से क्या हुआ। हम कहें नोटबंदी से तो बहुत लाभ हुआ। तो पूछे कि वीरेंद्र सिंह तुम्हारा क्या लाभ हुआ। हम कहें कि मेरा लाभ तो किसान का हुआ कि मेरे खेती के रकबे में बढ़ोतरी हो गई, जो खेती सिंचाई से करनी होती है अब सिंचाई नहीं करनी पड़ी, एक सिंचाई में गेहूं हो जाए। और सबसे बड़ा लाभ इस देश में हुआ अध्यक्ष जी, ये सदन सुनकर हैरान हो जाएगा, मेरे समझ से ये लोग नहीं सोच सकते हैं कि फिजूल खर्ची तो बिल्कुल बंद हो गई। बहुत खुशी होगी इस सदन को। वहां एक परंपरा है, कुश्ती की परंपरा, मैं कुश्ती का खिलाड़ी, 134 व्यायामशाला कुश्ती का व्यायामशाला प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, और वहां जाकर देखिए नौजवान पट्टे रोज वहां अभ्यास करते हैं। इनसे पूछिए कभी व्यायामशाला के बारे में सोचे हो, इनका काम है ही नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते, ये तो तैयार हैं। हम तो अध्यक्ष जी कभी फिल्म देखे नहीं है, पढ़ते समय भी कभी फिल्म नहीं देखा हूं, उससे कोई अब नफरत नहीं है, हेमा जी अन्यथा मत लीजिएगा, हमको फिल्म से कोई नफरत नहीं, लेकिन किसान हूं, मेरे मन में नहीं है फिल्म देखने का। लेकिन मैं देखा लखनऊ में दो नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे। हम गए थे एक दिन, किसानों के बारे में कुछ बात करनी थी लखनऊ में, तो हमसे लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है, तो हमने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है भाई, हम तो किसान हैं, हमको लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। और ये लोग, एक मैं छात्र जीवन में गीत हमारे छात्र बिरला हॉस्टल में रहता था, गाते थे, हम न तुझे नजर नहीं आवे चल दरिया में डूब जा, हम न तुम्हें नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये दोनों नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उसी तरह का एक्शन कर रहे थे कि हम तुम्हें न नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट है अध्यक्ष, ये संकट राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है। क्यों हंस रहे भाई? राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है गांधी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, दत्तोपंत ठेंगड़ी से, वर्तमान में हम प्रेरणा ले रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी से। ये राजनीति का आदर्श है। तो चार दर्शन के मानने वाले लोग इस देश में एक साथ कैसे रहते? हम अगर सांप्रदायिक होते तो चार दर्शन की रचना करने वाले लोगों को हम कैसे कहते कि चरवाहा है? हम समाज में दुनिया को परिवार मानने वाले लोग हैं, इसलिए नफरत की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग अध्यक्ष जी हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत, हमारे भदोही से भी बहुत, बनारस से भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मैं पूछता हूं कि वहां भारत माता को गाली देने पर ज्यादा नंबर मिलते हैं क्या तुम लोग? हम ही अपने देश के मातृभूमि को मां कहते हैं, दुनिया के दूसरे देश में मां नहीं कहते। इसीलिए हम इस देश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की चिंता करते हैं, और उसी चिंता को आगे, उसी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सर काम कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र का एक हिस्सा होता है अध्यक्ष जी परिवार। दुनिया के दूसरे देश में परिवार नहीं होती, परिवार की संस्था हमारे ही देश में है। बाजार के असर में परिवार टूट रहे हैं। परिवार को टूटने से बचाने के लिए हमने जो कोशिश की है, ऐतिहासिक कोशिश है अध्यक्ष जी, और परिवार टूटता है तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि देश को कैसे बचाया जा सके। यहीं बैठते थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, एक बार उन्होंने भाषण दिया था, जब गरीबों का दिल टूटता है तो देश को टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। हमारी वैचारिक कई तरह की असहमति चंद्रशेखर जी से हो सकती है। हमारे साथ स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने काम किया है, लेकिन गरीबों के दिल को टूटने से बचाने के लिए, गरीबों का दिल जब टूटता है तो देश टूटने का खतरा पैदा हो जाता है,
गरीबों के दिल को टूटने से बचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जो कदम उठाया है, वो गरीबों के दिल इतने मजबूत हो गए हैं कि वही छाती तान के कहते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती मेरी है। जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में महेश जी ने अपने संवाद किए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं कि किसानों की आर्थिक समृद्धि 2022 में दुगनी नहीं तिगनी हो जाएगी। इस बात को मैं कह सकता हूं। अध्यक्ष जी, मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा, कुछ बात पर अगर असहमत नहीं होंगे तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी। असहमति करिए, लेकिन उल्टा पढ़ाइन जैसा मत बनिए। उल्टा पढ़ाइन जानते हैं क्या? भोजपुरी का कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे। वही है उल्टा पढ़ाइन। उल्टा पढ़ाइन वाला काम छोड़ दीजिए, उन लोगों को बताइए उल्टा पढ़ाइन मत बनो। आपको लगता है कौशलेन जी, हीन भावना से मत जियो। ये मत जानो कि वही लोग प्रधानमंत्री वहां बैठने वाले हैं। लोहिया जी के किताब को पढ़ो, दीनदयाल जी क्यों उनके साथ सरोकार किए था ये पढ़ो। हम तो किसान हैं, ढेर पढ़ते हैं, छोरा समझते हैं। सुना, मैं बताता हूं आप क्या बन जाएंगे, अभी बताता हूं। अध्यक्ष जी, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार मिटाने का जो कार्यक्रम शुरू किया प्रधानमंत्री ने, देश के सामने वादा किया था, वो कहते नहीं है, करते हो दिखता है। बंगाल में दिखा ना। अभी चिंता मत करिए, आप भी उसी में आने वाले हैं। मैं गया था, 1470 रुपए किसान का दाम, धान का दाम। बैठिए, 14 बैठो बैठो, पहले मेरी बात सुन लेना। 1470 रुपए के 1470 बैठो, अच्छा बैठो। 1470 रुपए धान का दाम तय किया था। मैं बंगाल में गया था, किसानों ने 1000 रुपए कुंटल धान खरीदने के लिए विवश किया। 1000 रुपए कुंटल धान बेचने के लिए किसान वहां बंगाल में विवश हैं। उत्तर प्रदेश में वही हाल है। 1470 रुपए केंद्र सरकार ने तय किया है। सरकार से संबंधित लोग किसान खरीदने वाली कंपनी से मिलकर 1000 रुपए कुंटल धान बेचने पर किसान को मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूं, भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाला ये कार्यक्रम 109 करोड़ रुपया एक हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का पकड़ा गया। चू कोई नहीं किया, कोई चू नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी मद्रास का, तमिलनाडु का पकड़ा गया, कोई चू नहीं किया। बंगाल में, अपने उत्तर प्रदेश में बैंक के कितने अधिकारियों ने गड़बड़ किया, पकड़े गए, जेल में गए, कोई चू नहीं किया। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूं, आपके समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं इस बात को फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप इस देश को स्वाभिमानी देश बनाने के लिए, स्वावलंबी देश बनाने के लिए, सबल देश बनाने के लिए, किसान परस्त देश बनाने के लिए, भारत परस्त देश बनाने के लिए जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इस देश का 82% किसान आपके साथ होगा और बाकी लोग भी आपके साथ जरूर रहेंगे। आगे बढ़ते रहिए, पूरा देश आपके साथ रहेगा। मैं आपको बार बार सलाम करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया।